हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, देखते हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अध्याय 13 का नाभिक का अभ्यास प्रश्न आप पढ़ रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन तक हमने आपको बता दिया है। आइए देखते हैं आज 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी 1000 मेगावाट विखंडन रिएक्टर के आधे ईंधन का 5 वर्ष में व्यय हो जाता है। किसी 1000 मेगावाट विखंडन रिएक्टर के आधे ईंधन का 5 वर्ष में व्यय हो जाता है, खर्च हो जाता है। प्रारंभ में इसमें कितना 92 यूरेनियम 235 था। मान लीजिए कि रिएक्टर 80% समय कार्यरत रहता है। इसकी संपूर्ण ऊर्जा 92,235 यूरेनियम के विखंडन से ही उत्पन्न हुई है तथा 92 यूरेनियम 235 न्यूक्लाइड केवल विखंडन प्रक्रिया में ही व्यय होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो यूज होने वाला विखंडनी पदार्थ है वो 92 यूरेनियम 235 है और केवल यही यूज हो रहा है और 80% समय यह कार्य कर रहा है। ठीक है, 5 वर्ष में जो है इसका ईंधन जो है आधा व्यय हो जा रहा है, आधा खर्च हो जा रहा है। और 1000 मेगावाट का रिएक्टर है, आधे ईंधन जो है 5 वर्ष में व्यय हो जा रहा है। आपको बताना है कि प्रारंभ में स्टार्टिंग में कितना 92 यूरेनियम 235 था। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को तो ध्यान समझिएगा। 13वें चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 18 है। चलो, तो आप जान रहे हैं कि 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम 92 यूरेनियम 235 में परमाणु की संख्या पहले लिखाएंगे। में परमाणुओं की संख्या, ठीक है, 1 ग्राम 92 यूरेनियम 235 में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो 1 ग्राम है वेट बाय मालिक्यूलर वेट। ठीक है, वेट 1 ग्राम है, मालिक्यूलर वेट है 235 और इंटू एन का मान 6 × 10⁻23। ठीक है, तो यह होगा आपका 1 ग्राम यूरेनियम 235 में परमाणुओं की संख्या। वेट बाय मालिकुलर वेट, वेट 1 ग्राम है, मालिकुलर वेट 235 है और इंटू एन अवगाद्रो संख्या 6 × 10⁻23। ठीक है, तो प्रति ग्राम ठीक है, प्रति ग्राम 92 यूरेनियम 235 द्वारा उत्पन्न ऊर्जा कितनी होगी। 92 यूरेनियम 235 द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, ठीक है, प्रति ग्राम 92 यूरेनियम 235 द्वारा उत्पन्न ऊर्जा बराबर 1/235, ठीक है, गुणे 6 × 10⁻23। यह हो गई आपकी परमाणुओं की संख्या। ठीक है, और 92 यूरेनियम 235 के प्रति विखंडन विमुक्त ऊर्जा जो होती है वह 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कितनी होती है? 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको चेंज कर लेंगे, 200 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को चेंज कर ले, जूल में बदल दें तो 1.6 × 10⁻19। तो यह चेंज हो गया आपका जूल में। यह किस में चेंज हो गया? जूल प्रति ग्राम में। ठीक है, तो प्रति ग्राम 92 यूरेनियम 235 द्वारा उत्पन्न ऊर्जा कितनी होगी? तो पहले परमाणुओं की संख्या, तो 1/235 इंटू 6 × 10⁻23। उसके बाद प्रति विखंडन विमुक्त ऊर्जा जो होती है 92 यूरेनियम 235 के 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो 200 और मिलियन के जगह पे 10⁻6, तो 200 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन को जूल में चेंज कर दें तो 1.6 × 10⁻19। अब यह हो गया आपका जूल प्रति ग्राम।
ठीक है। 5 वर्ष में 80% समय के साथ कुल उत्पन्न ऊर्जा कितनी होगी, यह निकाल लेते हैं, क्योंकि 5 वर्ष में बताना है। 5 वर्ष में 80% क्षमता के साथ काम कर रहा है। 5% 80%, 5 वर्ष में 80% समय के साथ, 80% समय के साथ कुल उत्पन्न ऊर्जा, समय के साथ कुल उत्पन्न ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, तो कुल उत्पन्न ऊर्जा Q बराबर PT, Q बराबर PT। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं बराबर, कितना है क्षमता, 10,000 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10,000 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 80% पे काम कर रहा है, 5 वर्ष काम करता है। ठीक है, तो 10,000 पावर है, 10,000 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चेंज कर लें, 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। 80% पे काम कर रहा है तो 80/100 हो गया। 80% कितने समय तक, 5 वर्ष तक। सेकेंड में चेंज कर लें तो 3.154 गुणे 10⁷। ठीक है, यह सेकेंड में चेंज हो गया। अब यह हो गया आपका जूल। क्यू का मान निकल गया, क्यू बराबर पीटी से पावर कितना है, सामर्थ्य कितना है, तो 10,000। ठीक है, सामर्थ्य जो है वह 10,000 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 10,000 है कि 1,000 है, 1,000 है। ठीक है, 1,000 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1,000 गुणे 10⁶, यह हो गया आपका 1,000 वोल्ट। मिलियन की जगह पे आपने 10⁶ लिख दिया। 80% है क्षमता, तो 80/100 हो गया। 5 वर्ष तक, तो 5 और वर्ष को सेकंड में चेंज कर दिया, 3.154 गुणे 10⁷, यह चेंज हो गए जूल में। ठीक है, अब 5 वर्ष में कितना खर्च होगा वह निकालेंगे। 5 वर्ष में 92 यूरेनियम 235 की व्यय मात्रा कितनी है, की व्यय मात्रा, 5 वर्ष में 92 यूरेनियम 235 की व्यय मात्रा, खर्च होने वाली मात्रा m बराबर, तो कुल ऊर्जा अपान प्रति ग्राम उत्पन्न ऊर्जा, प्रति ग्राम उत्पन्न ऊर्जा। ठीक है, m बराबर कुल ऊर्जा बटे प्रति ग्राम उत्पन्न ऊर्जा बराबर कुल ऊर्जा कितनी है, तो कुल ऊर्जा Q का मान निकल चुका है, जो कि है 1,000 गुणे 10⁶ गुणे 100 में भाग देंगे, 0 से 0, 10 से भाग देंगे तो 10.8 हो जाएगा। ठीक है, और 5 गुणे 3.154 गुणे 10⁷, ये कुल ऊर्जा हो गई। आप बटे प्रति ग्राम उत्पन्न ऊर्जा, ये प्रति ग्राम उत्पन्न ऊर्जा यह है, इसको रखेंगे, जो है आपका 1/235 इंटू 6 गुणे 10⁻23 इंटू 200 गुणे 10⁻6। ठीक है, 1.6 गुणे 10⁻19, यह वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 1.544 गुणे 10⁻6 ग्राम। यम का मान आएगा 1.544 गुणे 10⁻6 ग्राम। इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा 1544 किलोग्राम, 1544 किलोग्राम। ठीक है, तो ईंधन की प्रारंभिक मात्रा कितनी है। ठीक है, इसलिए ईंधन की प्रारंभिक मात्रा, ईंधन की प्रारंभिक मात्रा
ठीक है, क्योंकि रिएक्टर का आधा ईंधन जो है 5 वर्ष में खर्च हो जा रहा है, तो ये आधा ईंधन का मान निकला है। तो प्रारंभिक मात्रा कितनी होगी? तो प्रारंभिक मात्रा जो है इसकी दुगनी हो जाएगी, 2 गुणे 1544, तो यह हो जाएगा 3088 किलोग्राम, 3088 किलोग्राम। तो ईंधन की प्रारंभिक मात्रा जो है वह 3088 किलोग्राम होगा। यह आपका आंसर होगा। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि 2 किलोग्राम ड्यूटेरियम के संलयन से 100 वाट का विद्युत लैंप कितनी देर प्रकाशित रखा जा सकता है? ठीक है, तो ड्यूटेरियम कितना है? 2 किलोग्राम है, इसका संलयन हो रहा है, 100 वाट का विद्युत बल्ब है, यह कितनी देर तक प्रकाशित रखा जा सकता है? संलयन अभिक्रिया दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 19 है, संलयन अभिक्रिया है 1s2 प्लस 1s2 बन रहा है आपका 2He3 प्लस n 3.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको बताना है कि लैंप जो है 100 वाट का लैंप है, कितने टाइम पीरियड तक जलेगा। यह समीकरण दिया हुआ है। 2 किलोग्राम ड्यूटेरियम है, ठीक है, तो 2 किलोग्राम ड्यूटेरियम में दो किलोग्राम ड्यूटेरियम में परमाणुओं की संख्या पहले निकालेंगे। 2 किलोग्राम ड्यूटेरियम में परमाणुओं की संख्या, ठीक है, तो 2 किलोग्राम ड्यूटेरियम में परमाणुओं की संख्या हो जाएगी आपकी 6.02 गुणे 10 पे पावर 26। यह हो जाएगी 2 किलोग्राम में 6.02 गुणे 10 पे पावर 26। ठीक है, एक संलयन अभिक्रिया में 2 ड्यूटेरियम प्रयोग हो रहे हैं। देख रहे हैं आप, 2 ड्यूटेरियम यूज हो रहे हैं। एक संलयन अभिक्रिया में 2 1s2 प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए संलयन अभिक्रिया की संख्या कितनी होगी? इसलिए संलयन अभिक्रिया की संख्या, कितना संलयन अभिक्रिया होगा? तो परमाणु कितने हैं? 6.02 गुणे 10 पे 26 और बटे 2 भाग देंगे 3.01 गुणे 10 पे 26। इतनी संलयन अभिक्रिया होगी। ठीक है, अब एक संलयन अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा कितनी होगी? एक संलयन अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा, एक संलयन अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा कितनी होगी? तो एक संलयन अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा होती है 3.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसलिए कुल मुक्त हुई ऊर्जा कितनी होगी? कुल मुक्त हुई ऊर्जा, कुल मुक्त हुई ऊर्जा W बराबर
तो संलयन अभिक्रिया कितनी है? 3.01 गुणे 10 पे 26 है, और एक में ऊर्जा हो रही है 3.2, ठीक है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यह हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे 9.632 गुणे 10 पे 26, चेंज करेंगे 1.6 गुणे 10 पे 13, ठीक है, जूल। ठीक है, जूल में चेंज कर दिए इसको। तो यह हो जाएगा आपका, गुणा करने पर 15.4 गुणे 10 पे 13 जूल। तो कुल मुक्त हुई ऊर्जा कितनी होगी? 15.4 गुणे 10 पे 13 जूल होगी। ठीक है, अब जो है आप जान रहे हैं कि समीकरण W बराबर होता है PT, W बराबर PT से टाइम कितना होगा? तो टाइम बराबर W बटा P, टाइम बराबर W बटा T। W का मान कितना निकला है? 15.4 गुणे 10 पे 13, ठीक है, बटे पावर कितना है लैंप का? 100 वाट। भाग देंगे तो 15.4 गुणे 10 पे 11 सेकेंड, 15.4 गुणे 10 पे 11 सेकेंड। वर्ष में चेंज करना हो तो 15.4 गुणे 10 पे 11 सेकेंड में भाग देंगे 3.15 गुणे 10 पे 7 का। यह चेंज हो जाएगा वर्ष में, जो आएगा आपका 4.9 गुणे 10 पे 4 वर्ष, 4.9 गुणे 10 पे 4 वर्ष। इतने टाइम पीरियड तक लैंप जो है जलेगा, 4.9 गुणे 10 पे 4 वर्ष तक। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 2 किलोग्राम ड्यूटेरियम में परमाणु की संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक है। उसके बाद संलयन अभिक्रिया की संख्या ज्ञात करेंगे। एक संलयन अभिक्रिया में 2 ड्यूटेरियम यूज हो रहे हैं, तो संलयन अभिक्रिया की संख्या कितनी होगी यह निकल जाएगा। एक संलयन अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा इतनी होती है 3.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कुल मुक्त ऊर्जा कितनी होगी? तो यह कुल मुक्त ऊर्जा निकल जाएगी 15.4 गुणे 10 पे 13 जूल, ठीक है, यह हो जाएगा। अब जो है W बराबर PT सूत्र से टाइम निकाल लेंगे W बटे P से, तो 15.4 गुणे 10 पे 11 सेकेंड आएगा, इसको वर्ष में चेंज कर लेंगे तो 4.9 गुणे 10 पे 4 वर्ष होगा। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है दिया हुआ है 2 न्यूट्रॉनों के आमने सामने की टक्कर के लिए कूलाम अवरोध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 2 न्यूट्रॉनों के आमने सामने के टक्कर के लिए कूलाम अवरोध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। न्यूट्रॉन का आमने सामने का टक्कर हो रहा है, कूलाम अवरोध की ऊंचाई क्या होगी? यहाँ पे संकेत है कि कूलाम अवरोध की ऊंचाई का मान एक न्यूट्रॉन के बीच लगने वाले उस कूलाम प्रतिकर्षण बल के बराबर है जो एक दूसरे के संपर्क में रखे जाने पर उनके बीच आरोपित होता है। यह मान सकते हैं कि न्यूट्रॉन जो है 2 फर्मी मीटर प्रभावी त्रिज्या वाले दृढ़ गोला है, ठीक है। आपको मान लेना है कि न्यूट्रॉन जो है वह 2 फेम्टोमीटर प्रभावी त्रिज्या वाला दृढ़ गोला है। तो आइए अवरोध की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। चलो, कूलाम अवरोध की ऊंचाई, कूलाम अवरोध की ऊंचाई U0 बराबर
ठीक है, 1/4πε0 Q1 Q2/2R, Q1 Q2/2R। ठीक है, अब यहाँ पर आवेश जो है Q1 और Q2 बराबर हैं, जो है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। दूरी जो है वह है 2 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो कूलाम अवरोध की ऊंचाई कितनी होगी? U0 बराबर 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 हो जाएगा, और इंटू Q1 Q2 का मान 1.6 × 10⁻19 इंटू 1.6 × 10⁻19 यह हो जाएगा, और बटे 2R का मान 2 × 10⁻15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो U0 का मान आएगा 3 ठीक है, नहीं, पहले U0 का मान आएगा 5.76 × 10⁻24 जूल, यह U0 का मान आएगा। फिर इसको चेंज करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 5.76 × 10⁻24 बटे 1.6 × 10⁻19 से भाग देंगे तो यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा, जो कि आएगा 3.6 × 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको कह सकते हैं 360 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अवरोध ऊंचाई कितनी होगी? 360 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, तो इस तरह से कूलाम अवरोध ऊंचाई U0 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/2R। यहाँ पर न्यूट्रॉन है, आवेश बराबर है, Q1 बराबर Q2 1.6 × 10⁻19, बीच की दूरी R 2 × 10⁻15 मीटर। मान रखेंगे सूत्र में 1/4πε0 Q1 Q2/2R में 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9, Q1 Q2 का मान 2R का मान। सॉल्व करेंगे, जूल में आएगा 5.76 × 10⁻24 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे, 1.6 × 10⁻19 से भाग देंगे, आएगा 3.6 × 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर देंगे तो 360 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका समीकरण R बराबर R0 a⁻1/3 के आधार पर दर्शाइए कि नाभिकीय द्रव्य का घनत्व लगभग अचर है, अर्थात A पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ R0 एक नियतांक है और A नाभिक का द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, तो आपको समीकरण R बराबर R0 a⁻1/3 के आधार पर बताना है कि नाभिकीय द्रव्य का घनत्व लगभग अचर होता है, कांस्टेंट होता है, अर्थात A पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो कैसे इसको समझाएंगे, आइए देखते हैं इसको। तो ध्यान दें, नाभिक को गोलाकार मानकर उसकी एक त्रिज्या निर्धारित की जा सकती है। नाभिक को गोलाकार मानकर उसकी एक त्रिज्या निर्धारित की जा सकती है इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर नाभिक की त्रिज्या ज्ञात की जा सकती है। और यह पाया गया है कि नाभिक की त्रिज्या निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त करेंगे। R बराबर R0 a⁻1/3, जहाँ R0 एक नियतांक है जिसका मान 1.2 ठीक है फेम्टोमीटर होता है, और यह दर्शाता है कि नाभिक का घनत्व A पर निर्भर नहीं करता है। R0 एक नियतांक है जिसका मान फिक्स है, जिससे यह पता चलता है कि नाभिक का घनत्व जो है
द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है, ए पर निर्भर नहीं करता है। और यह 10 पे पावर 17 किलोग्राम प्रति घन मीटर की कोटिका होता है। नाभिक का घनत्व जो है वह द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। यह 10 पे पावर 17 किलोग्राम प्रति घन मीटर की कोटिका होता है। ठीक है, तो नाभिक को गोलाकार मानकर उसकी एक त्रिज्या निर्धारित की जा सकती है। इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर नाभिक की त्रिज्या ज्ञात किया जा सकता है। और यह पाया गया है कि नाभिक की त्रिज्या को निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त करेंगे। R बराबर R0 a पावर 1/3, जहाँ R0 एक नियतांक है जिसका मान 1.2 फेम्टोमीटर है। और यह दर्शाता है कि नाभिक का घनत्व a पर निर्भर नहीं करता है। और यह 10 पे 17 किलोग्राम प्रति घन मीटर की कोटिका होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किसी नाभिक से बीटा प्लस अर्थात पॉजिट्रॉन उत्सर्जन की एक अन्य प्रतियोगी प्रक्रिया है जिसे इलेक्ट्रॉन परिग्रहण कहते हैं। किसी नाभिक से पॉजिट्रॉन उत्सर्जन की एक अन्य प्रतियोगी प्रक्रिया है जिसे इलेक्ट्रॉन परिग्रहण कहते हैं। इसमें परमाणु की आंतरिक कक्षा जैसे कि K कक्षा से नाभिक एक इलेक्ट्रॉन परिगृहित कर लेता है और एक न्यूट्रिनो उत्सर्जित करता है। ठीक है, समीकरण है E प्लस प्लस ZXA Z-1YA प्लस न्यूट्रिनो। दर्शाइए कि यदि बीटा उत्सर्जन ऊर्जा विचार से अनुमत है तो इलेक्ट्रॉन परिग्रहण भी आवश्यक रूप से अनुमत है, परंतु इसका विलोम अनुमत नहीं है। ठीक है, तो आपको यह प्रूव करना है कि यदि बीटा प्लस अर्थात पॉजिट्रॉन उत्सर्जन अनुमत है तो इलेक्ट्रॉन परिग्रहण भी, इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी आवश्यक रूप से अनुमत है, लेकिन इसका उल्टा अनुमत नहीं है। यह प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इसको प्रूव किया जा सकता है। तो आपको इसमें दो प्रतियोगी अभिक्रिया को मानना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 22। ठीक है, तो माना दो प्रतियोगी प्रक्रियाएं हैं, एक पॉजिट्रॉन उत्सर्जन का लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन परिग्रहण का लेंगे। तो पहले हम लोग ले रहे हैं पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन उत्सर्जन का, पॉजिट्रॉन उत्सर्जन। ठीक है, तो यह हो गया आपका ZXA चेंज हो रहा है Z-1YA प्लस पॉजिट्रॉन निकल रहा है प्लस न्यूट्रिनो और प्लस ऊर्जा Q1। ठीक, अब हम दूसरा लेते हैं इलेक्ट्रॉन परिग्रहण का। इलेक्ट्रॉन परिग्रहण, इलेक्ट्रॉन परिग्रहण का समीकरण लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना है प्लस ZXA में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा, ग्रहण होगा, Z-1YA प्लस न्यूट्रिनो और प्लस उष्मा Q2। तो पहला जो है, पहले अभिक्रिया में पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है E प्लस का, और दूसरे अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का परिग्रहण हो रहा है। ठीक है, तो पहले Q1 का मान लिखते हैं। तो Q1 बराबर मास ऑफ न्यूक्लियस किसका, ZXA का, माइनस
मास ऑफ न्यूक्लियस किसका, Z-1 का, ठीक है। अब माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इंटू c², यह हो गया। Mn जो है यहाँ पर नाभिक के द्रव्यमान को प्रकट कर रहा है, ठीक है। अब जो है नाभिकीय द्रव्यमान को परमाणुिक द्रव्यमान में बदलने पर बदलना पड़ेगा। नाभिकीय द्रव्यमान को परमाणुवीय द्रव्यमान में बदलने पर, ठीक है, नाभिकीय द्रव्यमान को परमाणुवीय द्रव्यमान में बदलने पर Q1 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 बराबर m ZXA, ठीक है, माइनस ZME, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने नंबर में है Z, माइनस m Z-1YA, ठीक है, माइनस Z-1 ME, Z-1 ME और माइनस ME c²। तो अब जो है नाभिकीय द्रव्यमान जो है परमाणुवीय द्रव्यमान में बदल गए हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जितने थे ZME, मतलब जितना परमाणु क्रमांक उतना इलेक्ट्रॉन इसमें माइनस हो गए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के नंबर को माइनस कर दिया गया, ठीक। अब जो है इसको सॉल्व करने पे हो जाएगा आपका m ZXA माइनस m Z-1 YA अब माइनस 2ME c², ठीक है, ये हो जाएगा 2ME c², ठीक। इसको मानते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। अब दूसरे वाले के लिए लिखते हैं Q2 के लिए, जो दूसरा समीकरण है Q2 के लिए। तो Q2 बराबर हो जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस Mn ZXA प्लस ME, इसमें प्लस ME करना है, माइनस Mn, ठीक है, माइनस Mn Z-1 YA, ठीक है, Z-1 YA इंटू c²। अब इसको चेंज करते हैं तो यह हो जाएगा आपका m इन ब्रैकेट ZXA माइनस ZME प्लस ME माइनस M Z-1 YA, ठीक है, अब माइनस Z-1 c², ठीक है। तो इसको भी चेंज कर दिए। अब यह हो जाएगा इक्वल टू m ZXA ZXA माइनस m Z-1 YA ब्रैकेट क्लोज c², ठीक है। अब यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो यह Q1 का समीकरण हो गया और यह Q2 का समीकरण हो गया, ठीक है। अब Q1 और Q2 को ध्यान से देखें तो इसमें आपने देख रहे हैं कि m ZXA माइनस m Z-1 YA और माइनस 2ME c² है, और यह है m ZXA माइनस m Z-1 A c² है। इसमें माइनस 2ME है और इसमें माइनस 2ME नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों समीकरण से हमें स्पष्ट है
ठीक है, हमें यह स्पष्ट हो रहा है कि Q1, ठीक है, हमें यह स्पष्ट हो रहा है कि Q1 ग्रेटर देन 0 है। Q1 क्या है? Q1 जो है वह ग्रेटर देन 0 है, 0 से अधिक है। Q1 ग्रेटर देन 0 है तो Q2 जो होगा वह भी ग्रेटर देन 0 होगा। Q1 ग्रेटर देन 0 होगा तो Q2 भी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, अब चूंकि जब Q1 ग्रेटर देन 0 है तो Q2 भी ग्रेटर देन 0 हो रहा है, लेकिन ठीक है, लेकिन यदि Q2 ग्रेटर देन 0 होगा, Q2 ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, परंतु Q2 ग्रेटर देन 0 आवश्यक रूप से यह इंगित करता है, ठीक है, यह प्रदर्शित नहीं कर रहा है कि Q1 ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, Q1 ग्रेटर देन 0 तो Q2 ग्रेटर देन 0 होगा, यह तो हमें समीकरण से दिख रहा है। लेकिन यदि Q2 ग्रेटर देन 0 है तो यह आवश्यक रूप से यह प्रदर्शित नहीं हो रहा है कि Q1 ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, इससे यह प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रॉन परिग्रहण की आवश्यक रूप अनुमत है और इसका विलोम अनुपेय नहीं है।